नमस्कार दोस्तों, मैं संजय पेडवाल आप सभी का केसर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हमारी जो सीरीज थी अंतिम प्रयास, उसमें प्रैक्टिस नंबर 3 आज होने वाला है। इसमें हम साइंस के बेसिक क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनकी रीडिंग करेंगे तथा प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है वो होने वाला है, आप देखिए कि क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, यानी प्रकाश कैसी स्थिति से गुजरे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए हमको प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में, कहाँ से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में अगर किरण जाती है तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इन ऑप्शन में हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से कांच में या वायु से जल में, तो इनमें देखने पर पता चलता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में कौन सा ऑप्शन जा रहा है। तो आप देखोगे कि जो हीरा है वो कांच की बजाय क्या है, सघन है, और जो जल है, जल कांच की बजाय क्या है, विरल है। और जो वायु है, वायु कांच की बजाय क्या है, विरल है, और वायु जल से भी क्या है, विरल है। तो सघन माध्यम क्या है यहाँ पे, हीरा, और विरल कांच। तो इसका राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर ए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु निम्न में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, जो घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उस पे सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे मरमृच्छिका का बनना भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। और अपवर्तन देखें तो अपवर्तन क्या होता है कि अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और प्रकीर्णन है, इसमें क्या है कि प्रकाश क्या है, फैल जाता है, जिससे कारण हमको जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देता है, नीला। और लेकिन आकाश का वास्तव में रंग कौन सा है, ब्लैक, काला रंग है वास्तव में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो, क्वेश्चन क्या है तो इसके फोकस की दूरी होगी। ऐनक, ऐनक का मतलब समझते हो, जो आप चश्मा लगाते हो, उस चश्मे में लेंस की पावर क्या है, +2 डायोप्टर है। तो आपको पता है जो पावर का फॉर्मूला है वो क्या है, वो है P बराबर 1/f। क्या होता है, 1/f। तो हमको क्या दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे जो डायोप्टर है, पावर है, शक्ति है, वो क्या है, 2 प्लस के 2। आप क्या करोगे, 1/f। ठीक है। जो यहाँ पे f है, f यहाँ पे क्या होगा, मीटर में होगा, क्या होगा, मीटर में होगा। तो आप देखोगे कि f बराबर क्या होगा, 1/2। अब ये क्या है, 1/2। तो ये अब ये क्या है, मीटर में है, तो इसको सेमी में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। तो आप देखोगे कि जो 1/2 है, इसको हम सेमी में चेंज करने पे क्या होगा, 100/2 बराबर क्या होगा, 50 सेमी, बराबर क्या होगा, 50 सेमी। तो इसका राइट आंसर है वो होगा 50 सेमी। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। यानी कि अब जब हम सुबह देखते हैं सूर्य उदय होने के कारण हमें क्या है कि सूर्य होते समय जो सूर्य होता है उस समय से कुछ मिनट पहले, यानी माना जाता है कि 2 मिनट पहले सूर्य हमको दिखाई देता है। तो वो किस कारण दिखाई देता है, वो दिखाई देता है हमको प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है।
क्वेश्चन है खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है। अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि खोज बत्ती, पहले तो ये शब्द ही नहीं समझ में आता, तो हमको इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस शब्द का अर्थ है खोज बत्ती मतलब सर्च लाइट। सर्च लाइट तो आपका सुना हुआ शब्द है। तो क्या है, सर्च लाइट में कौन से दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, हमको समझ में आएगी कि खोज बत्ती क्या होती है, सर्च लाइट। ठीक है, अब आती है बात कि नतोदर, उन्नतोदर, सादा दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इन नतोदर उन्नतोदर दर्पण कौन से होते हैं, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो ये भी आपको देखो, नतोदर कौन से दर्पण को बोलते हैं, ये देखो नतोदर दर्पण बोलेंगे हम अवतल दर्पण को। कौन से को, अवतल दर्पण को। और जो उन्नतोदर है ये उत्तल दर्पण को। कौन से को, उत्तल दर्पण को। तो आपको समझ में आएगा कि नतोदर और उन्नतोदर तो कौन से दर्पण को बोलते हैं, नतोदर दर्पण बोलते हैं अवतल दर्पण को, और उन्नतोदर दर्पण बोलते हैं उत्तल दर्पण को। तो आप बताइए कि जो सर्च लाइट है, सर्च लाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, नतोदर दर्पण। ठीक है, जो ये आंसर है ये आपको जो यूपीएससी लेवल में ये पूछा गया था कि नतोदर और उन्नतोदर के बारे में, तो आपको ये रेलवे में पूछा गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देगा, काला। कैसा दिखाई देगा, काला। राइट आंसर सी। लेकिन हमको कैसा दिखाई देता है, पृथ्वी स्थल से नीला। कैसा दिखाई देता है, नीला। नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जो वायुमंडल में जो कण है, धूल कण है, उनसे प्रकाश टकराता है, और जो नीला रंग होता है प्रकाश में वो क्या होता है, फैल जाता है, जिसके कारण हमको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देगा, काला। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आकाश का रंग वास्तविक में कैसा है, तो वो उसका राइट आंसर होगा काला। क्वेश्चन है दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है। जो दंत चिकित्सक डॉक्टर होते हैं, तो आपने देखा होगा वो क्या कि जब मुंह में हमारी कुछ दांतों में या और कुछ दिक्कत होने पर वो क्या करता है, एक उनके पास क्या होता है, दर्पण होता है। उस दर्पण की सहायता से वे हमारे मुंह में जो भी दिक्कत है उसको देखते हैं तथा उसका पता लगाते हैं। तो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको पता होगा कि बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो आपने देखा होगा समतल दर्पण है, जैसे आप जो शीशा होता है, यानी जो आप जिसमें अपनी इमेज देखते हो, सुबह सुबह आप देखते होगे, तो वो क्या होता है, एक समतल दर्पण होता है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या आपको पता है कि गोलीय दर्पण में कोई भी गोलीय दर्पण है उसमें क्या है कि जो उसकी जिस गोले की त्रिज्या है, जिसका वो भाग है उस गोले की वो त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। लेकिन आप देखोगे कि कोई भी समतल दर्पण है, कोई भी क्या है, समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में आप देखोगे इनमें ना ही कोई कर्व होता है और ना ही कोई त्रिज्या होती है। तो इसकी क्या होगी, अगर हम इसको कर्व को देखें तो पता नहीं कहाँ जाके थोड़ा बहुत घूमा होगा। तो हम इसकी त्रिज्या है वो क्या मान के चलते हैं, अनंत। वक्रता त्रिज्या क्या मान के चलते हैं, अनंत। इसका राइट आंसर होगा अनंत। ठीक है, ये शून्य होगा या अनंत होगा, इसका अनंत ही होगा, क्योंकि शून्य तो कोई भी बिंदु की होती है त्रिज्या। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनंत। ठीक है, राइट आंसर होगा अनंत। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर डालते हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है, पहले पढ़ना है उनको अच्छे से, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, देखते ही आंसर क्लिक नहीं करना, आपको पहले क्वेश्चन पूरा देखना है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो आप बताइए
कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग कैसे अधिकतम होता है, आपको ध्वनि का वेग देखें तो ध्वनि का सबसे ज़्यादा वेग कहाँ होता है, धातु में। कहाँ होता है, धातु में। उसके बाद कहाँ होता है, द्रव में। उसके बाद वायु में। तथा निर्वात में कैसा होता है, शून्य। निर्वात में कैसा होता है, शून्य। निर्वात में शून्य होता है। तो आपको पता है कि निर्वात में कैसा होता है, ध्वनि का वेग शून्य होता है। आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष में कोई भी यात्री जाता है तो वो हमको उधर से वहाँ से क्या कर रहा है, हमको आवाज़ दे रहा है। तो वो आवाज़ हमको सुनाई देती है। क्यों नहीं सुनाई देती, क्योंकि जो अंतरिक्ष है वहाँ क्या है, निर्वात है। क्या है, निर्वात, जिसके कारण हमको ध्वनि सुनाई नहीं देती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि कहाँ होती है, वो होती है धातु में, उसके बाद ध्रुव में, उसके बाद वायु में। तो आपको ये क्रम अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग निर्भर करता है, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पे या स्वरूप पे, तरंग दैर्ध्य पे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो है तरंग दैर्ध्य पे। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। यानी कोई भी तरंग है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो क्या साथ लेके जाती है, क्या वो पदार्थ को साथ में लेके जाती है, या ऊर्जा को साथ में लेके जाती है, या द्रव्यमान को साथ में लेके जाती है, या कुछ नहीं। तो तरंग है, वो तरंग आगे कैसे बढ़ती है, क्या वो पदार्थ को आगे लेके जाते हैं। जैसे कोई भी, मान लो आपके पास कोई भी धातु है तो धातु के आप मारोगे तो उनमें से क्या होगी, ध्वनि निकलेगी। ध्वनि उस धातु को साथ में लेके जाएगी, क्या उस धातु के द्रव्यमान को साथ में लेके जाएगी, क्या उसके ऊर्जा को साथ में लेके जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा को। ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। जो प्रकाश है वो भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि तरंगों के रूप में चलता है। तो ये तरंगे क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो क्या करती है, ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप बताइए कि जो गर्भाशय में शिशु होता है उसकी जानकारी के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्या एक्सरे किरणों का किया जाता है, क्या गामा रे किरणों का किया जाता है, क्या अल्ट्रासाउंड किरणों का किया जाता है, क्या अल्ट्रावायलेट किरणों का किया जाता है। तो आप बताइए। तो आपने देखा होगा कि एक्सरे किरण है, ये तो क्या है कि कोई भी हड्डी है, जब हमारा हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो हम क्या कराते हैं, एक्सरे। क्या कराते हैं, एक्सरे। तो एक्सरे किरणें क्या, हड्डी की जानकारी के लिए उपयोग में ली जाती है। तो अब आते हैं कि गर्भाशय में शिशु की जानकारी के लिए क्या किया जाता है। तो आपको पता है कि सोनोग्राफी की जाती है। तो सोनोग्राफी कौन सी किरणों के द्वारा किया जाता है, तो सोनोग्राफी है वो अल्ट्रासाउंड किरणों के द्वारा, अल्ट्रासाउंड किरणों के द्वारा। इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरे की खोज किसने की थी। ये पहले क्वेश्चन था, ये पहले भी करवा चुका हूँ। तो इसका ऑप्शन में जो आप है वो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, बेकेरल, या रोंटजन, मैडम क्यूरी, वन ल्यू। तो आप इसका राइट आंसर बताइए। तो आपको पता है एक्स रे, तो इसको कैसे याद रखना है, एक्स रे आपको याद रखना है, एक्स रे। तो रे से रोंटजन, रे से रोंटजन। तो इसका राइट आंसर होगा रोंटजन। क्या होगा, रोंटजन। आपको याद रखना है कि एक्स रे, रे से रोंटजन, रोंटजन। अब आता है कि बेकेरल किसने की खोज की थी। बेकेरल क्या है, बेकेरल देखिए तो हम, ये क्या है, इकाई है, यूनिट है, जो कि किसकी है, रेडियो धर्मिता की। अब बेकेरल क्या है, बेकेरल जो हेनरी बेकेरल थे उसने किसकी खोज की थी, रेडियो धर्मिता की। इसलिए रेडियो धर्मिता की इकाई क्या रखी, बेकेरल। आपको एक पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि बेकेरल है, बेकेरल की एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था, मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी किसकी इकाई है, ये किस पे अध्ययन की थी, तो ये की थी रेडियो सक्रियता पे। तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्यूरी। तो ये बहुत अच्छे यहाँ से
जो 3 और 1 4 क्वेश्चन यहाँ से क्या 4 क्वेश्चन क्लियर हुए हमारे। तो देखो अगला क्वेश्चन होगा, वो होगा क्वेश्चन नंबर 13। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती। तो ध्वनि तरंगों है, तो ध्वनि तरंगे में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको बहुत एग्जामों में देखने मिलेगा, खासकर रेलवे में ये अच्छा क्वेश्चन है पूछने के लिए। तो रेलवे है जो इस क्वेश्चन को पूछ ही लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या विवर्तन, क्या ध्रुवण, क्या परावर्तन, क्या व्यतिकरण। क्या ध्वनि तरंगों में कब विवर्तन होता है, क्या परावर्तन होता है, परावर्तन भी होता है। व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण भी होता है। क्या ध्रुवण होता है, तो ध्रुवण नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, क्या ध्रुवण। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है, ध्वनि कैसे गमन करते हैं। तो गमन के आधार पर बताओ, तो या ऊर्जा के आधार पर। तो देखो जो ध्वनि तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है क्या, पता नहीं। प्रकाश तरंग है क्या, पता नहीं। विद्युत चुम्बकीय तरंग है क्या, पता नहीं। अनुदैर्ध्य तरंग है ये पता नहीं। देखो अनुप्रस्थ तरंगे कैसे होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे वो होती है जो कैसे इस तरह से गति करते हैं, इस तरह तरंग के रूप में गति करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। तो क्या ध्वनि इस तरह से गति करती है क्या, नहीं करती। इस तरह से कौन सी तरंगे करते हैं, प्रकाश तरंगे। तो ये तो क्या अनुप्रस्थ कौन सी तरंग होती है, प्रकाश तरंग। तो प्रकाश आपको समझ में आएगा, प्रकाश कैसी है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश का ही रूप है। प्रकाश किसका रूप है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होगा। अगला आता है कि अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य कैसी तरंग होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, आपने देखा होगी कोई भी यानी ऐसे ऐसे यानी एक बार संपीड़न और एक विरलन। तो जिसमें क्या कि ध्वनि कैसे चलते हैं इस तरह से। तो ये किस प्रकार की तरंग है, यह एक अनुदैर्ध्य प्रकृति की। तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य। राइट आंसर डी। चलो इतना ही क्वेश्चन था हमारा। तो धन्यवाद क्लास को। अगर आपको पसंद आया तो अपने साथियों और मित्रों को इसको शेयर ज़रूर करें। आप लाइक या सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, लेकिन इसको क्या करना है, आपको सभी को एक व्यक्ति को क्या करना है, इसको शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।